नमस्कार दोस्तों, द प्राइम क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने आवेश के कुछ गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है। इसे हम स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, आप लोग कूलाम का नियम पढ़ते हैं और क्वेश्चन में स्थिर विद्युत बल दे देता है, तो लोग कहते हैं अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो कूलाम के नियम को ही स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो इसके अनुसार क्या कहता है कूलाम का नियम, कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत रहता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कैसे। माना, ठीक है ना, अब हम लिखते हैं माना Q1 व Q2 दो आवेश हैं, ठीक है ना, दो आवेश हैं तथा उनके बीच की दूरी R है। तब नियमानुसार अब देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक आवेश है Q1 और यहाँ पर एक आवेश है Q2, ठीक है ना। तो अब इनके बीच की दूरी कहाँ से नापेंगे, इस आवेश से इस आवेश तक, ये दूरी नापेंगे तो हो जाएगा आपका R। इनके बीच की दूरी क्या है, R, ठीक है ना। तो अब नियमानुसार क्या लिखेंगे कि जो बल है, बल मतलब F, बल को हम लोग F से लिखते हैं, यह समानुपाती है किससे, दोनों आवेशों के गुणनखंड से, यानी कि Q1 इंटू Q2, ठीक है ना, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब देखिए इसके बाद फिर आगे कहता है कि वही बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी दूरी है R, ठीक है ना, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती की संख्या को या जो भी है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर नीचे लिखा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो बल है वो हमारा दोनों ही आवेशों के गुणनखंड के समानुपाती है और जो उनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमने इसको दो समीकरण के रूप में लिख दिया। अब आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों में ही देखिए बायां पक्ष हमारा बराबर है, तो दायां पक्ष भी हम क्या करते हैं, एक में मिला करके लिख देते हैं। यानी F हमारा समानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है ना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ये हमारा बल हो गया, समानुपाती हो गया किससे, दोनों आवेशों के गुणनफल के और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जब हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, K लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है ना। इस समानुपाती चिन्ह को हम हटाते हैं तो K लिखते हैं। अब हमारा K क्या है, जहां K एक स्थिरांक है, जहां K हमारा क्या है, एक स्थिरांक है। अब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, उससे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण में आपने पढ़ा था कि कोई दो पिंड है, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, ठीक है ना, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि R है, इनके बीच की दूरी R है। तो हमने पढ़ा था कि F जो है वो समानुपाती होता है m1 m2 के, और F जो है वो समानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के। ये आपने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है ना, ये आपको याद होगा। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, यानी अगर इसको हम हटाते हैं, दोनों समीकरण को मिला करके एक साथ लिखते हैं, तो हमारा हो जाता है m1 m2 अपॉन R²। अब ये समानुपाती का अगर हम चिन्ह हटाएंगे
अगर यहाँ पर समानुपाती हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो वहाँ पर एक स्थिरांक लगता है g और यहाँ पर स्थिरांक लगा है k। तो इस तरह से आप दोनों को आपस में तुलना करके आप देख सकते हैं कि बहुत ही समानताएं हैं। इसमें भी m1 m2 समानुपाती था, यहाँ पर भी q1 q2 समानुपाती है। उनके बीच के दूरी के वर्ग की ये व्युत्क्रमानुपाती था, यहाँ भी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाया तो इसमें k लगा है, इसमें समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ पर g लगा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं के के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि के हमारा यहाँ पर क्या है, के हमारा है क्या। ठीक है, तो के हमारा एक स्थिरांक है। ठीक, के हमारा स्थिरांक है तो के का मान भी बदलता है, के का मान भी बदलता है। कैसे बदलता है? के का मान, के का मान दो मुख्य बिंदुओं पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? देखिए, के का मान दो मुख्य बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला है और दूसरा, दो है। तो पहला मान लेते हैं कि माध्यम। ठीक है ना, माध्यम। जैसे जब माध्यम बदलता है, माध्यम जब भी बदलता है तो हमारा के का मान जो है वो बदलता है माध्यम बदलने के अनुसार। जैसे माध्यम मान लेते हैं कि हमारा दो बिंदु आवेश है वो वायु में रखा हुआ है। ठीक है ना, मान लेते हैं Q1 है, Q2 है। ठीक, और एक माध्यम मान लेते हैं कांच। ठीक है ना, कांच में रखा हुआ है, Q1 है और Q2 है। तो इनके बीच लगने वाला बल दोनों ही माध्यम में अलग अलग होगा। कैसे होगा? उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, अभी आप हवा में अगर हाथ हिला रहे हैं तो आपको कम बल लगाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अभी आप अगर पानी में अपने हाथ हिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। इतनी स्वतंत्रता से आप अपने हाथ को नहीं हिला पाएंगे, पानी में थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है। उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि माध्यम बदलने से बल में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा है मात्रक पद्धति। दूसरा हमारा है मात्रक पद्धति। ठीक है, अब हम मात्रक पद्धति को अगर बदलते हैं तो हमारा के का मान भी क्या होता है? बदलता है। ठीक है ना, मात्रक पद्धति को भी अगर हम बदलते हैं तो हमारा के का मान बदलता है। तो आइए देखते हैं कैसे। इसको मिटा दें, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, तो आइए हम देखते हैं। पहला हम पॉइंट देखते हैं मात्रक पद्धति पर। मात्रक पद्धति पर के की निर्भरता। के कैसे निर्भर करता है? मात्रक पद्धति पर। ठीक है, तो आइए हम पहले एसआई पद्धति, आप लोग जानते हैं, उसकी बात करते हैं। एसआई पद्धति में के का मान, एसआई पद्धति में के का मान क्या होता है? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो अब एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है ना, निर्वात की विद्युतशीलता। तो अब ये निर्वात क्या है? निर्वात वैसा माध्यम है जहां पर वायु उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम निर्वात कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये है एसआई पद्धति में के का मान। ठीक है ना, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब के का मान 9 इंटू 10⁻9, ये हो गया के का मान। ठीक है ना, अब आइए के की मात्रक का बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं। मात्रक, ठीक है ना, के का मात्रक क्या होगा? तो अब देखिए मात्रक में अभी अभी हमने देखा F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
हमको k का मात्रक निकालना है, तो k को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर जो है वो डिवाइड में है, भाग में है, बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी एफ आर स्क्वायर बराबर के Q1 Q2। ये हो गया। अब Q1 Q2 यहाँ पर गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 बराबर के। अब देखिए, अब इससे हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए के बराबर है आपका एफ आर स्क्वायर Q1 Q2, यही है ना। देखिए एफ मतलब बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक, अब आपका दूरी है, आर मतलब दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है यानी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, Q1 Q2, यहाँ पर ये Q1 Q2 क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है, लेकिन आवेश यहाँ पर कितने हैं? दो हैं, दो आवेश गुणा में है यानी स्क्वायर लगेगा। अब ये नीचे है तो इसको हमने ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है तो पावर में क्या लगेगा? माइनस। ये हो गया इसका मात्रक, के का मात्रक, यानी हम इसको लिख सकते हैं के बराबर 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम्ब इनवर्स 2। ये हो गया के का मात्रक, किसमें? SI पद्धति में। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर CGS पद्धति की अगर बात करें, CGS पद्धति की अगर हम बात करें तो CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। ठीक है, डाइन, डाइन मतलब DYNE, डाइन। ठीक है ना। अब डाइन और न्यूटन में क्या संबंध है? डाइन और न्यूटन में क्या संबंध है? यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है ना, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। अब देखिए कूलाम्ब, कूलाम्ब का मात्रक CGS पद्धति में स्टेट कूलाम्ब होता है। ठीक है ना। SI पद्धति में तो आवेश का मात्रक कूलाम्ब था, लेकिन अगर CGS पद्धति में उसकी बात करें तो वो स्टेट कूलाम्ब होता है, और स्टेट कूलाम्ब का मान होता है 1 कूलाम्ब बराबर 3 इंटू 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम्ब। ठीक है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टेट कूलाम्ब। ठीक है ना, 1 कूलाम्ब बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम्ब। अब देखिए, अब इसमें इसका हम मात्र इस मान को इसके मात्रक में हम रखते हैं और देखते हैं कि CGS पद्धति में के का मान क्या आता है। यानी के बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 पहले से ही है। न्यूटन, अब न्यूटन के जगह पर हम क्या रखेंगे? 10 के पावर 5 डाइन रखेंगे इंटू 10 के पावर 5। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या है? हमारा मीटर है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, है ना। CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 100 गुने 100 होगा। ठीक, अब फिर हमारा उसके बाद है कूलाम्ब, है ना, कूलाम्ब। तो 1 कूलाम्ब को हम क्या करेंगे? स्टेट कूलाम्ब में चेंज करेंगे, यानी यहाँ पर पावर में -2 है तो क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे ना, 3 इंटू 10 के पावर 9 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू, अब यहाँ पर देखिए 100 यहाँ है, 100 यानी कितना जीरो है? 1 2 3 4 जीरो है ना, 4 जीरो, ये क्या होगा? यानी इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे शॉर्टकट में 10 के पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं ना, 10 के पावर 4। अब यहाँ पर देखिए 10 के पावर 5 है और 10 के पावर 4 है। आप लोग जानते होंगे कि गुणा करने पर घात क्या होती है? जुड़ती है। जब भी आधार बराबर हो, यानी नीचे यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, जब भी आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घात क्या होता है? जुड़ता है। तो घात जुड़ जाएगा तो हमारा यहाँ पर ये दोनों कितना हो जाएगा? 10 के पावर 9 हो जाएगा ना। ठीक है, 5 था एक और एक 4 था, तो 5 4 मिला करके 9 हो गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 9 इंटू 1 अपॉन, अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक, और 10 के पावर 9 का स्क्वायर करेंगे तो, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर 9 2 बार लिखिए, स्क्वायर का मतलब 2 ही बार होता है। ऐसे गुणा करते तो 10 के पावर 18 होता है। 9 और 9 जुड़ करके 18, अभी अभी बताया, गुणा करने पर घात जुड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए ये डिवाइड में है, ये सभी ऊपर है, मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा ना, ये और कट गया, ये कट गया, है ना, ये कट गया, ये कट गया,
ये कट गया और ये कट गया, यानी कुछ भी बचा नहीं बचा, यानी हमारा के का मान कितना आया सीजीएस पद्धति में 1 आया। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हमने पद्धति को बदला तो मान में भी अंतर हो गया। इसमें आया था के का मान कितना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, और यहाँ पर के का मान कितना आया 1 आया। पद्धति को बदल दिए, के का मान भी चेंज हो गया। आइए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा है माध्यम, है ना, दूसरा हमारा ऑप्शन है माध्यम, कि कैसे हम माध्यम चेंज कर देते हैं तो आवेश के का मान हमारा बदल जाता है। अब देखिए दूसरा है माध्यम पर के की निर्भरता। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए मान लेते हैं यफ, कोई दो माध्यम ले लेते हैं, एक निर्वात ले लेते हैं और एक कोई माध्यम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा निर्वात में बल क्या हो जाएगा, यफ निर्वात बराबर के × Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा ना, के × Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0, यही ना, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। ये हमारा समीकरण हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर यफ माध्यम, अब हम किसी माध्यम में बल को देखते हैं कितना होता है, तो ये हो जाएगा के × Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यम में के का मान क्या होगा 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट का मतलब था निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन यम का मतलब क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता। अब हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो देखते हैं भाग दे करके, यानी यफ निर्वात बटे यफ माध्यम। ठीक, बायां पक्ष के साथ भाग होगा और दायां पक्ष के साथ भाग होगा, यानी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, बटे 1/4πε इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये सभी सेम है तो कट जाएंगे। ठीक ना, ये हम पर भी 4π सेम है, 4π सेम है, ये भी कट गया। अब आप जानते हैं कि हर के हर में अगर कोई संख्या होती है या कोई अंक होता है तो वो कहाँ चला जाता है, अंश में चला जाता है, यानी हमारा ये कहाँ चला जाएगा, एप्सिलॉन यम अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, तो अब हम ये एक नई चीज़ आ गई हमारे सामने, एप्सिलॉन यम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम एक अलग नाम देते हैं एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर, तो ये हमारा एप्सिलॉन आर क्या कहलाएगा, अपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है ना, या अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। कहीं कहीं एग्जाम में आपको ये चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं ये चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही चीज़ का नाम है, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है ना, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए
अब आपने एक चीज नया देखा, एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर का मान 1 या 1 से बड़ा होता है। एप्सिलॉन आर का मान 1 या 1 से बड़ा होता है। कब एप्सिलॉन आर का मान 1 होगा, ये देखिए, एप्सिलॉन आर का मान 1 कब होगा, जब पुनः माध्यम क्या होगा, निर्वात होगा। माध्यम क्या होगा, निर्वात होगा। तभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आया था यफ निर्वात बटे यफ माध्यम बराबर एप्सिलॉन यम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था ना, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर माध्यम पुनः निर्वात होगा, यानी कि यहाँ निर्वात है, अगर माध्यम पुनः निर्वात हुआ तो ये कट जाएगा और 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 हुआ और एप्सिलॉन आर का मान अनंत होगा, कब, धातु के लिए, ठीक है। एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है धातु के लिए और एप्सिलॉन आर का मान होता है 1.00059, किसके लिए, हवा के लिए, ठीक है। ये एप्सिलॉन आर का मान हो गया और ये सभी मान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो परावैद्युतांक का परिभाषा बिल्कुल आपके सामने है। देखिए क्या है, वायु या निर्वात में किसी निश्चित दूरी पर रखे हुए 2 समान प्रकृति के आवेश या विपरीत प्रकृति के भी आवेश हो सकते हैं। तो वायु या निर्वात में किसी निश्चित दूरी पर रखे हुए 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, किसी अन्य माध्यम में उन्हीं आवेशों के समान दूरी पर रखे हुए उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, उनके अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे परिभाषा, ठीक है। तो बाकी आगे क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।